हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द ऑब्जर्वर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन पॉलिटी के। इन सभी क्वेश्चन को हम हिंदी मीडियम में देखेंगे। 2015 में लगभग 13-14 क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी के, तो इन सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस को हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो पॉलिटी का पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ पर 14वें वित्त आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। देखो, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पूछ रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है केंद्रीय विभाजन पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि विशेष तौर पर सेक्टर से जुड़े अनुदानों से संबंधित सिफारिशें की गई है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इन दोनों में से देखो, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है कि राज्यों को मिलने वाले हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक सही है। ठीक, बट देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड। हमें इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिलता है? इस क्वेश्चन में कीवर्ड्स क्या है? पहला, वित्त आयोग। हमें क्या पढ़ना है? वित्त आयोग पढ़ना है। ठीक है, और वित्त आयोग से फिर वित्त आयोग की सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। इसका कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, इस बार कब बना है ना, कितने साल के लिए बनता है, कौन गठन करता है इसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आर्टिकल पढ़ना है और क्या पढ़ना है, लेट्स सी। और करंट में कौन सा वित्त आयोग आया है, उसकी क्या सिफारिशें हैं, हमें ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो 14वां वित्त आयोग पढ़ने का कोई फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि पूछेगा नहीं दोबारा, पर फिर भी देख लो। वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ये देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट काम की चीज़ है कि वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। ठीक, हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं इसका गठन। और पहला स्टेटमेंट सही था कि 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या था कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी वित्त आयोग के बारे में। इस बार कौन सा वित्त आयोग गठित किया गया था? 16वां वित्त आयोग गठित किया गया था, है ना। फिर उसने भी ये भी एक नया सेक्टर ऐड किया है ना, तो उसको भी पढ़ लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, डीपीएसपी का क्वेश्चन है। पूछता है कि कौन सा सही है। देखो, पहले ये ज़रूर पढ़ लिया करो कि पूछ क्या रहा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। पूछा क्या है? निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है। पहला कहता है ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो देखो, अगर तुम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 या 14 वाला जो एनालिसिस मैंने किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जो मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी, उनमें फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व है ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो सही हो जाएगी, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इन तत्वों में अंतर विशिष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि न्यायालय द्वारा उसको लागू किया जा सकता है। तो क्या इसमें कह रहा है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तन नहीं है, यानी कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो ये बात बिल्कुल सही है, डीपीएसपी के उल्लंघन पर हम डायरेक्ट न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक, तो 7th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व कौन से आर्टिकल, कौन से भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। ठीक, और ये आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। डीपीएसपी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है ना। प्रकृति कैसी है इनकी? गैर न्यायोचित, यानी कि उल्लंघन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, क्या इन्फोर्सिएबल नहीं है ना। लेकिन आर्टिकल 37 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि राज्य नीति निर्माण करते समय इनका ध्यान रखेगा, और राज्य ने कई बार इनका ध्यान रखा भी है। ठीक है, चलिए, जैसे कि क्या था, जैसे कि क्या लाने की कोशिश की गई थी? आर्टिकल 39 है ना, नालसा लाया गया था। नालसा में क्या था? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। उसमें क्या है? निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है ना।
इसके अलावा संपत्ति का अधिकार, उसको भी हटाया गया था, तो वो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा से रिलेटेड क्वेश्चन है, राज्यसभा और धन विधेयक के अधिकार। देखो लोकसभा और राज्यसभा में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं जब भी हम बेसिक पॉलिटी पढ़ते हैं। पूछ रहा है फिर से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही वाला पूछ रहा है। कहता है राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है। और तीसरा स्टेटमेंट है राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। तो देखो थर्ड स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम सेंटेंस है। वार्षिक वित्तीय विवरण क्या होता है, बजट होता है ना। संविधान में बजट शब्द की जगह पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो एक्सट्रीम है कि राज्यसभा में चर्चा भी नहीं हो सकती, तो गलत बात। तो तीसरा स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि राज्यसभा अनुदान की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये बात सही है। और कहता है कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती, ये बात भी सही है। राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को लौटाना होता है, और अगर नहीं लौटाती तो विधेयक पारित मान लिया जाता है। हाँ, राज्यसभा इसमें कुछ अपने क्या कह सकते हैं, अपनी सलाह दे सकती है एक तरीके से, लेकिन उन सलाह को मानना भी लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं इसमें। ये सारी बातें बता दी है मैंने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पूछा गया है। ठीक है, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो कोई भी विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाता है, यानी किस प्रकार का मतदान होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 उपस्थित तथा मतदान करने वालों का साधारण बहुमत, उपस्थित तथा मत देने वालों का 3/4 बहुमत, या संसद का 2/3 बहुमत, या पूर्ण बहुमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ध्यान रखना है किसी भी टाइप का बिल हो, कुछ भी हो, यदि संयुक्त बैठक हुई है तो केवल साधारण बहुमत से ही विधेयक पारित होगा। ठीक है, साधारण संयुक्त बैठक कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 108 में आता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना है कि संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी नहीं होती है। ठीक, ये संयुक्त बैठक कब होगी, जब एक सदन विधेयक को पारित कर दे और दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर दे, या संशोधनों को मानने से इनकार कर दे, या दोनों सदन द्वारा विधेयक को बिना पास की दूसरे सदन ने विधेयक को पास नहीं किया और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। देखो यहाँ पर कई बार बच्चे फंस जाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये कई बार उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ध्यान रखना है संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का स्पीकर। और अगर स्पीकर ना हो तो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के जो क्या बोलते हैं, वाइस स्पीकर बोलते हैं, हाँ, लोकसभा के उपसभापति करे, हाँ उपसभापति तो बोलते हैं शायद से, नहीं, लोकसभा स्पीकर और कौन होता है, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वो करते हैं अध्यक्षता, अगर लोकसभा का स्पीकर नहीं है। दूसरा, अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, क्या राज्यसभा के सभापति इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सभापति अध्यक्षता नहीं कर सकते, उसका रीज़न ये है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्लियामेंट की किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, इसलिए राज्यसभा के सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते। देखो पहले अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के स्पीकर, अगर स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति कर सकते हैं। ठीक, सभापति नहीं है, और अगर वो भी नहीं है, राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, तो सदस्य अपने बीच में से किसी को भी चुन लेते हैं
या शायद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अभी तक संयुक्त बैठक जो है 3 बार बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है? 1960 में बुलाया गया है दहेज प्रतिषेध विधेयक। दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 पे बुलाया गया था। और तीसरा आतंकवाद निवारण विधेयक 2002 में बुलाया गया था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछ रहा, वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, नीति आयोग की स्थापना किसने नीति आयोग की स्थापना किसको हटाकर की गई थी? तो इसका तो सीधा सा जवाब है आंसर नंबर डी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें कोई फर्दर डिस्कशन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन में जो संस्थाएं दी गई हैं, जैसे देखो वित्त आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, विधि आयोग। देखो वित्त आयोग से ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो एक तरीके से हिंट भी मिल सकता है यहाँ से। मानवाधिकार आयोग, विधि आयोग, इन सब के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है कौन सा सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कहता है भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। अंडरलाइन दिस वर्ड, प्रधानमंत्री में निहित है। अगला कहता है प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ना तो एक और ना ही दो। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देखी जाए तो कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, ना कि प्रधानमंत्री में निहित होती है। सभी कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से। ठीक, आगे देखो दूसरा स्टेटमेंट सिविल सेवा बोर्ड के बारे में था। सिविल सेवा बोर्ड होता क्या है? नौकरशाही व्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए और सिविल सेवकों के बीच में जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं तो बार बार जो होता है उन सब की निगरानी करने के लिए सिविल सेवा बोर्ड बनाया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता है केंद्र में कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी करते हैं। और राज्य में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव इसका मुखिया होता है। ठीक है, और ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस लिए बनाई गई है? पहला स्टेटमेंट अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, या राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, या पंचायतों की शक्ति प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो देखो 5वीं और 6ठी अनुसूची पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि जो 5वीं अनुसूची इसको बनाया गया था अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए, स्टेटमेंट ए जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, देखो 5वीं और 6ठी अनुसूची को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। 5वीं अनुसूची में 10 राज्यों का प्रावधान है, और इनमें कौन कौन से 10 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना। ठीक है, 5वीं अनुसूची जो है एक तरीके से आर्टिकल 244 से रिलेटेड है। ठीक, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, और राज्यपाल के परामर्श से क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन या वृद्धि की जा सकती है। और राज्यपाल के पास ये शक्ति होती है कि वो इन क्षेत्रों में किसी भी केंद्रीय कानून या राज्य के कानून को लागू करे या ना करे। ध्यान रखना किसके पास होती है ये कानून लागू करने या ना करने की शक्ति? राज्यपाल के पास होती है। ठीक, देखो 5वीं अनुसूची से क्वेश्चन आया, तो 6ठी अनुसूची भी देख लेते हैं। 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्य हैं। ध्यान रखना है 5वीं में 10 राज्य हैं और 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? पूर्वोत्तर 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिनको कि हम ATMM से भी याद रखते हैं, है ना। और ये जो है ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADCs की बात करता है। ठीक है, तो इन राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त परिषद बनाने की बात करता है इसमें। ठीक है, और इसमें इनकी कार्यकारी और विधायी शक्तियाँ होती है। क्या क्या शक्तियाँ होती है? जैसे कि वो अपनी ज़मीन का प्रबंधन कर सकते हैं, जंगल या जल संसाधन, कृषि, ग्राम सभा वगैरह का प्रबंधन कर सकते हैं, स्वच्छता, ये सब जो भी बेसिक है वो उन सब से रिलेटेड वो अपने अपने खुद के नियम बना सकते हैं, है ना। ठीक है, और चाहे तो वो थोड़ा बहुत टैक्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि टोल टैक्स वगैरह लगा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। पहले तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। बेसिक पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो तो ये पता होना चाहिए, राजस्व विभाग 2-3 डिपार्टमेंट्स तो पता होने ही चाहिए, है ना। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स पता होना चाहिए, है ना। बाकी देखो, अगर ट्रिक लगाना चाहो तो इसमें ट्रिक भी लग सकती है कि यूपीएससी जो है जनरली प्रीलिम्स में 2026 से पहले, इस पेपर को रहने दो, 2026 में तो खैर कुछ भी पूछा था, इसके बाद का भी नहीं पता क्या करेगा। 2026 से पहले का जनरली ट्रेंड क्या था कि जनरली बहुत सारे स्टेटमेंट में ये देखा गया है कि जनरली यूपीएससी जो है डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री जो है वो गलत डाल देता है ना। तो अगर नहीं भी पता है तो आप इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा अगर ये दिमाग लगाओगे तो। वैसे बजट प्रिपेयर कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है, ठीक है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग नहीं करता है। इसके अलावा भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई भी धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, ये बात सही है ना। संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कहता है लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भी भारत की संसद की प्राधिकरण की आवश्यकता। देखो स्टेटमेंट की ना फॉर्मेशन से ही समझ में आ जाता है। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे ना स्टेटमेंट पढ़ने की आदत हो जाएगी और स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ में आने लग जाएगी इसकी लैंग्वेज में गड़बड़ है, और फिर आप अपने आप उसको एलिमिनेट करने लग जाओगे। तो ये चीज़ एकदम से नहीं होती है, प्रैक्टिस से होती है ना। तो अगर देखो मैं आज जनरली अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो ये फैक्ट नहीं पता था, बट फिर भी मेरा ये आंसर सही था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 2, कि स्टेटमेंट की लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता है, धीरे धीरे करके आएगा, ठीक है। हर बार समझ में आ जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो कह रहा है कि क्या लोकसभा से निकाले जाने वाले सभी धन के लिए क्या भारत की संसद की प्राधिकरण की आवश्यकता थी? तो ऐसा नहीं है, सबके लिए नहीं होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट देख लेते हैं। देखो इससे पहले भी बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ध्यान रखना है, ठीक है। एक ही टॉपिक से रिलेटेड 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ ले रहा था यूपीएससी पहले 2013-14 तक ना। 15 में भी 15 का पेपर है, इसमें पूछा गया है। 18-19 के बाद से ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होने लगा था। खैर, बजट की बात करें तो आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बताया गया है। बजट कौन तैयार करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डीईए, या आर्थिक मामलों का विभाग इसको तैयार करता है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, बजट क्या है? तो आय व्यय लेन देन का सरकारी दस्तावेज है या सरकार की राजकोषीय नीति का उपकरण है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि संसद की मर्जी के बिना कोई भी धन संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ध्यान रखना है संचित निधि कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 266 में। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 266 क्लॉज 2 में है। और आकस्मिक निधि का कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 267 में है। ये बात ध्यान रखना। देखो लोक लेखा से धन निकालने के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आकस्मिक निधि तो इसका रख रखाव राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव करते हैं, ठीक। और सरकार को अगर कोई भी आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाती है, अचानक से कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, तो उसके लिए आकस्मिक निधि में से धन दिया जा सकता है सरकार को, ठीक। और इसे बाद में संसद के द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन से हमको क्या सीखने को मिला? हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला बजट के बारे में पढ़ना है, दूसरा डिपार्टमेंट्स पढ़ने हैं, कुछ जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसकी कुछ बेसिक डिपार्टमेंट जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। दूसरा, पार्लियामेंट की क्या पावर है। और तीसरा, भारत में जो 3 प्रकार की निधियां हैं, लोक लेखा है या और कौन कौन सी पढ़े हमने, आकस्मिक निधि है या जो संचित निधि है, इनके बारे में पढ़ना है ना। और हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन मैं बहुत बार गलत कर चुकी हूँ, बट फिर भी क्योंकि मैं हर बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या पूछ रहा है, अभिरक्षक पूछा है कि क्या पूछा है। खैर, संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन अगर पूछा जाए तो कस्टोडियन कौन होता है? भारत का उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आर्टिकल 124 में हाई कोर्ट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। और
ठीक है। और उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक कस्टोडियन है। ठीक, 61 हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 82। हाँ, फिर पूछता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो ज़्यादातर सही सही वाले पूछे हैं। पूछ रहा है भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ये तो वैसे ही इलॉजिकल सा क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट है कि विधान परिषद विधानसभा से भी बड़ी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेटमेंट ही गलत है। फिर कहता है किसी राज्य का राज्यपाल राज्य की विधानसभा के परिषद के सभापति को निर्देशित करता नहीं। जो भी विधानसभा है वो आपस में अपने सदस्यों के बीच में से किसी को चुनती है, सभापति। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। और रहा सवाल विधान परिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी, तो ये विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 है ना सदस्य होंगे। विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 कर लो, उतने सदस्य विधान परिषद में होंगे। लेकिन कहीं कहीं पर जैसे कि विधानसभा में बहुत कम लोग हैं, तो मिनिमम विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, 40 सदस्य होने चाहिए। इस हिसाब से स्टेटमेंट 1 हमारा गलत हो जाता है ना। और विधान परिषद के सदस्यों को कौन चुनता है, तो राज्यपाल नहीं चुनते हैं, सदस्य अपने बीच में से ही चुनते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत विधान परिषद के बारे में अगर देख लिया जाए तो विधान परिषद में जो सदस्य होते हैं उनको 6 प्रकार से चुना जाता है। ठीक, 6 प्रकार से कैसे, तो जैसे कि 1/3 सदस्य को तो विधानसभा के सदस्य खुद चुनते हैं। ठीक, दूसरा, फिर कुछ सदस्य राज्य की नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाता है। आई थिंक ये भी 1/3 ही होता है, यहाँ पर लिखा नहीं है। फिर कुछ 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य और स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं, और कुछ सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। और कौन होते हैं ये लोग जिनको राज्यपाल मनोनीत करते हैं, तो वो लोग जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा में खुद को प्रतिष्ठित किया है। देखो विधान परिषद और राज्यसभा में एक डिफरेंस ये है कि राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनमें 4 क्राइटेरिया दिए गए हैं। कौन कौन से 4 क्राइटेरिया हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक, बट अगर वहीं विधान परिषद की बात करें तो वो राज्यसभा वाले 4 तो हैं ही, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा तो है ही, उसके अलावा एक और चीज़ जुड़ जाती है, सहकारी आंदोलन। ध्यान रखना है, सहकारी आंदोलन विधान परिषद में मनोनीत होने के लिए आवश्यक है, राज्यसभा के लिए ये ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा के लिए केवल 4 डिमांड्स हैं। ठीक, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। ठीक, अच्छा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का। ये कभी भंग नहीं होती है ना। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसका ऑलमोस्ट राज्यसभा जैसा ही होता है। ठीक, और देखो एक बात ध्यान रखने वाली है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते हैं। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 किया था हमने, 83 पूछता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे बनाए रखें। अक्षर नून रखे मतलब बनाए रखें, ये किस में है। तो देखो हो सकता है कुछ बच्चे एकता और अखंडता शब्द देखते ही कंफ्यूज हो जाए और इसको प्रियम्बल से वो करके कनेक्ट करके और आंसर नंबर ए दे दे, बट ये बात सही नहीं है। देखो इसमें एक काम बताया गया कि आपको ये काम करना है, तो ये काम यानी कि कर्तव्य, तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें मूल कर्तव्य में देखने को मिलेगा। ठीक, आर्टिकल 51 ए में। ओके, तो मूल कर्तव्य देख लेते हैं थोड़ा बहुत। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक, इन्होंने ज़्यादा मूल कर्तव्यों की डिमांड की थी कि जोड़ा जाए, पर जोड़ा कितना गया था शुरू में, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, इन्होंने लाइक वोटिंग राइट वगैरह को भी इसमें मूल कर्तव्य में जोड़ा था, बट उसको उन सबको हटा दिया गया था बाद में, और यही जोड़ा गया। बाद में इसमें 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से। कौन सा था, शिक्षा का अधिकार था कि 0 से 6 वर्ष के 6 से 14 वर्ष 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा पेरेंट्स पढ़ाएं। पेरेंट्स को एक वो दिया गया था, कर्तव्य दिया गया था कि उन्हें करना है। ठीक है, ओके,
आगे प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय द्वारा, यानी कि अगर कोई इंसान नहीं कर रहा है मूल कर्तव्य का पालन तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसके लिए न्यायालय पहुंच जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? क्या विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या वित्तीय संग्रह? देखो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो होगा ही होगा, तो तीसरा जहाँ नहीं है उसको काट दो। ठीक, इसके अलावा विकास में जन भागीदारी, यस विकास में जन भागीदारी भी होगी, इससे लोगों की ग्रास रूट लेवल पर लोग जब खुद का शासन खुद से करेंगे तो विकास में उनकी भागीदारी होगी। राजनीतिक जवाबदेही, देखो सिर्फ पंचायती राज लाने से राजनीतिक जवाबदेही कोई खास नहीं बढ़ जाएगी, तो ये तो होगा नहीं। वित्तीय संग्रहण नहीं, वित्तीय पंचायतों को खुद पैसा नहीं मिल रहा है, वित्तीय संग्रहण तो कहाँ से ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। ठीक, कब लाया गया था पंचायती राज? 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से लाया गया था। आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243 ओ है। इसके इसमें देखो भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 ए जोड़ा गया था 74वें नगर पालिका का अगर पूछा जाए तो भाग 9, देखो पंचायत किस में है, भाग 9 में है। ठीक, वहीं अगर पूछे नगर पालिका किस में है तो नगर पालिका है पार्ट 9 ए में है। ठीक, नगर पालिका जो है वो पार्ट 9 ए में है। ठीक, इसके अलावा अनुसूचियां पूछ लिया जाए तो इसके लिए आती है 11वीं अनुसूची और नगर पालिका के लिए आती है 12वीं अनुसूची। ठीक, सबसे बाद में जोड़ी गई थी। ठीक है, वर्तमान में भी संविधान में 12 अनुसूचियां ही हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। पंचायत के लिए भाग 9 और अनुसूची 11, और अनुसूची 11 में विषय कितने जोड़े गए? 18 विषय दिए गए, सॉरी 29 विषय दिए गए, 29 विषय दिए गए पंचायतों को। वहीं नगर पालिकाओं की बात की जाए तो भाग 9 ए दिया गया इन्हें, अनुसूची 12 दी गई और इनको दिए गए 18 विषय। आई एम नॉट रॉन्ग, 18 ही है। इसको एक बार चेक कर लेना, ये आई थिंक थोड़ा क्रॉस भी हो सकता है, बट आई थिंक सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 हो गया। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 89। पूछ रहा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य या का आदर्श किसमें प्रतिस्थापित? देखो कल्याणकारी राज्य फिर वही बात, कहाँ पर है ये? नीति निदेशक तत्व में। कल्याणकारी राज्य बेसिकली कौन सा होता है? जो लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करे एक तरीके से, है ना, समाजवाद के रास्ते पे चले, तो ये सब कहाँ पर आता है? तो ये आता है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात में। ठीक, इसके अलावा एक ये वाला क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्यों की? संसदीय प्रणाली का बेसिक मीनिंग पूछ रहा है। तो क्या लोकसभा जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्या इसलिए संसदीय प्रणाली है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, क्या इसलिए संसदीय प्रणाली है? नहीं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता? नहीं। ये दोनों तो बहुत ही लेमेन स्टेटमेंट है, तो इन दोनों को तो वैसे ही कर दो। फिर कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसीलिए इसको संसदीय प्रणाली बोला जाता है। ठीक, क्योंकि अगर यूएस की प्रणाली देखोगे तो मंत्रिपरिषद जो है वो संसद के प्रति यानी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है ना, वो पूरा का पूरा राष्ट्रपति के कंट्रोल में ही होती है। ओके, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी आ जाता है। ओके, इसमें और कोई क्वेश्चन है नहीं, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच।